अरे तूने सुना, वो हमारी पिछली गली में जो रेखा नहीं है? अरे वही ना, जो 50 की उम्र में भी जींस पैंट पहनकर घूमती है, वही। अरे हाँ वही। तुझे पता है, मैंने सुना है उसकी बेटी का ना चक्कर चल रहा है किसी के साथ। रोज कोई लड़का उसे छोड़ने आता है बाइक पर। क्या बात कर रही है? मुझे तो पहले से लग रहा था, खुद इतनी मॉडर्न है तो इसकी बेटी कैसे सीधी रह सकती है। देखा, माँ को देख कर चली गई ना वो भी गलत रास्ते पर। अरे अब माँ ने ही ऐसे संस्कार डाले हो तो बेटी क्या करेगी। अरे हमने आज तक सूट तक नहीं पहना, और वो इस उम्र में भी जीन्स पैंट पहनकर घूमती है। इसी का नतीजा है कि अब उसकी बेटी का चक्कर चल रहा है। अरे आंटी, रेखा आंटी की बेटी का कोई लड़के से चक्कर नहीं चल रहा है। मुझे पता चला है कि उसे तो कोई रेपिडो वाला छोड़ने आता है। और रेखा आंटी योग करती है ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनती है। लेकिन आंटी, आपको अपनी बेटी के बारे में अभी तक पता नहीं चला क्या? मेरी बेटी का क्या, वो तो बिल्कुल सीधी है, रोज मंदिर जाती है। मोहल्ले में सबको पता है, आपको पता नहीं है ना। अरे आपकी बेटी रोज मंदिर नहीं, उसके पीछे वो बनवारी का बेटा है ना पिंटू, उससे मिलने जाती है। क्या? अरे राघव, ये तू क्या बोल रहा है? तुझे कुछ नहीं पता, छोड़ इस बात को। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? आपने भी तो उस दिन देखा था साधना आंटी की बेटी को उस पिंटू के साथ गोलगप्पे खाते हुए। क्या तुझे भी पता था? अरे ये राघव कुछ भी कहता है, इसे कुछ नहीं पता है लड़कियों की बातों के बारे में। तो इसकी बातों पर ध्यान मत दे। अरे देखो, अभी भी आ रही है ज्योति, लेकिन ना मंदिर का प्रसाद है हाथ में, ना ही टीका लगाया। मैं भी देखती हूँ इस ज्योति को। आ ज्योति रुक, मेरी बात सुन साधना। हे भगवान, आज तो माँ बेटी का बड़ा घमासान युद्ध होने वाला है। लगता है बहुत गुस्से में गई है यहाँ से। हाँ, लगता तो यही है। मैं देख कर आता हूँ, रुको। अरे तू कहाँ जा रहा है? बड़ा आया, मैं देख कर आता हूँ। तेरी वजह से लगी है ये आग। भाई, एक जागृत नागरिक के होते हुए ये मेरा फर्ज था। बड़ा आया, मेरा फर्ज था। सच तो ये है कि तेरे पेट में कोई बात पचती नहीं। जब देखो यहाँ की बात वहां करता रहता है। मुझे तो सोच कर ही डर लगता है कि शादी के बाद तू क्या करेगा। कहीं अपनी पत्नी की बात भी यूं बताता फिरेगा तो तेरी शादी तो 1 महीना भी नहीं टिकने वाली। अरे माँ, आप खामखा डर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैंने ये आदत छोड़ दी है, सच में। बेटा, वो तो अभी अभी देख लिया मैंने। लगता है साधना आंटी ज्योति को पीट रही है। मैं देख कर आता हूँ। भगवान, ये भूल से लड़का बन गया है। इसे तो लड़की होना चाहिए था। रुक राघव, मैं भी आती हूँ। आपने गॉसिप क्वींस के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे सबके आस पड़ोस में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन आपने शर्मा परिवार की गॉसिप किंग को पहली बार देखा होगा। सोचिए जरा, जिससे इसकी शादी होगी उस बेचारी का आखिर क्या ही हाल होगा। अरे राघव वकील है, अच्छा खासा कमा लेता है। आपकी बेटी हमारे घर में बहुत सुखी रहेगी बहन जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जी बहन जी, निशा हमारे घर की सबसे समझदार बेटी है। उसने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदगी हो। हाँ, बस 4 साल पहले अपनी सहेली के भाई के साथ बहुत बार घूमने जाती थी ना आप। क्या? अरे मजाक कर रहा है। आजकल लड़के लड़कियां एक साथ घूमते तो है ही। हाँ, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? वकील है ना ये। तहकीकात करना इसका काम है, कहीं से पता चल गया होगा। अच्छा अच्छा। निशा बस उसके साथ दोस्त थी, तीनों साथ में घूमने जाते थे। हाँ वो। और अब बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप बस मिठाई ला दीजिए। हाँ, इससे पहले कि ये मुंह खोले कुछ बोलने के लिए इसे मिठाई खिला दीजिए। जी, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है। बधाई हो आपको भी। पायल, मिठाई लेकर आओ बहू। अब कुछ भी बोला है ना तूने शादी तक, तो तेरा घर में आना बंद कर दूंगी। मुश्किल से तो ये रिश्ता तय हुआ है। हाँ, इसका शादी तक मौन व्रत ही रखवा दो। वैसे भी इसके पेट में कोई बात तो पचती नहीं। आप ना धीरे बात कीजिए। शादी से पहले अगर निशा को पता लग गया इस गॉसिप किंग के बारे में, तो वो इसे हमारे सर पर डालेगी। इससे अच्छा है कि शादी हो जाने दीजिए, फिर ये जाने और इसकी बीवी जाने। ये ले मिठाई खा, लेकिन बात मत कर। कावेरी को बस कैसे भी करके राघव की शादी करवानी थी, इसलिए उसने अगले 15 दिन में ही शादी का मुहूर्त निकलवा दिया। शादी तो हो गई और निशा का घर में गृह प्रवेश भी हो गया। लेकिन हमारे राघव, जिसने 15 दिन से कोई बात नहीं कही थी, उनके पेट में अब तो हाय दर्द सा होने लगा था। अरे ये लड्डू इस बार कुछ खास नहीं है कावेरी,
तूने आरती की शादी में तो इससे भी बढ़िया लड्डू बनवाए थे, इस बार क्या हुआ? नहीं जीजी, लड्डू तो हमने वैसे ही बनवाया है जैसे हम बनवाते हैं। हाँ, मेरी शादी में जिस हलवाई से मिठाई बनवाई थी ना, उसने ये लड्डू बनाया है बुआ जी। लेकिन मुझे तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं आ रहा। लेकिन आपने सुबह तो हलवाई से 5 किलो लड्डू अपने घर के लिए मांगे थे, है ना? मैंने आपको अपनी लाल रंग की अटैची में भी डालते हुए देखा था। मैंने कब? कुछ भी कह रहा है राघव तुम। मैंने तो लड्डू लिए ही नहीं शादी के। अरे मैंने खुद देखा है आपको लड्डू लेते हुए, और 3-4 लड्डू तो आपने ऐसे ही मुंह में भी डाल दिए थे। ये देखो, अब हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने लड्डू चुराए शादी में। क्या आपको हम लड्डू चोर लगता है? अरे मैंने कब कहा कि आप लड्डू चोर हैं? आपने सोन पापड़ी के भी 3-4 डब्बे तो लिए ही थे, जो आपने अपने बैग में डाल दिए थे, है ना? है ना? अरे गौरव, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए कि तुम्हारा बेटा हमें चोर कह रहा है। हमें रुकना ही नहीं है इस घर में, हम जा रहे हैं, बस हटो। अरे जी, राघव तो मजाक कर रहा है बस। आपका तो घर है, आपको लड्डू पसंद नहीं है, हम बदलवा देते हैं, आप रूठिए मत। हाँ जीजी, बच्चा है, नादान है, कुछ भी कहा जाता है। छोड़िए इसे, आप नाराज मत होइए। बैठिए बैठिए। पागल, तुझे क्या जरूरत थी इतना सब कहने की? कोई बात पेट में नहीं रहती है कि तेरे? अरे अब मैंने जो देखा था तो कह दिया। पता नहीं सारा दिन जासूसी का वक्त कैसे मिल जाता है तुझे। कोई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सब पता रहता है तुझे। ये बीवी के आते ही अपनी बुआ को चोर कह रहा है। बोलो आगे, पता नहीं क्या क्या करेगा। आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है, देखिए। अरे अभी तो शुरुआत है, बस मैं तो तुम्हें बस इतना ही कहूंगी, ऑल द बेस्ट। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। निशा को तो पता ही नहीं था कि उसका पाला किससे पड़ा है। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उसका पति पति नहीं, बल्कि एक खबरी है, खबरी जो दुनिया भर की खबर रखता फिरता है और गॉसिप करता रहता है। राघव और निशा का कमरा। निशा अपने फोन में कुछ देख रही है। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मेरी सहेली की सगाई हुई है, उसकी फोटो देख रही हूँ बस। अच्छा, ये तो वही है ना जो हमारी शादी में तुम्हारे साथ साथ घूम रही थी? हाँ, कोमल नाम है इसका। अरे हाँ, याद है मुझे। ये आकाश से सगाई कर रही है क्या? आपको कैसे पता कि इसकी सगाई आकाश के साथ हुई है? मैंने तो बताया नहीं आपको। अरे मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की थी उस दिन, उसमें आकाश के साथ उसके कई सारे फोटोज थे। फिर मैंने आकाश की प्रोफाइल चेक की, लेकिन कोमल के पहले उसकी कई सारी सहेलियां रह चुकी है। तुम्हें पता? इसका अफेयर पहले तुम्हारी सहेली कंचन के साथ चल रहा था, फिर अचानक उसने कोमल से सगाई कर ली। क्या आकाश पहले कंचन के साथ था? अरे कोमल, तू कब आई? मैं तो तुझे अपनी सगाई का कार्ड देने आई थी, लेकिन मुझे अभी पता चला कि आकाश पहले कंचन के साथ था। अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे कोमल, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, ये तो ऐसी ही है। तू आकाश से लड़ाई मत कर, तेरी उससे सगाई होने वाली है ना। सगाई गई फाड़ में, अब तो मैं उसे ये जान कर ही रहूंगी कि आखिर उसका कंचन के साथ क्या अफेयर सच में था। अरे वो सब तो पहले था, बात को जाने देना, खामखा तेरी सगाई पर असर पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकती। अब मैं जा रही हूँ उसे पूछने। अरे मेरी बात तो सुन कोमल, रुक जा। और उससे ना दिव्या के बारे में भी पूछ लेना। अरे आपको क्या जरूरत थी उसकी बातों में पड़ने की? अच्छा खासा उसकी सगाई हो रही थी, अब उसके मम्मी पापा तो मुझे ही कहेंगे ना। अरे मैंने तो बस यूं ही जो देखा था बोल दिया। अच्छा, ये यूं ही था? इतनी जानकारी को यूं ही हासिल करता है क्या? मैं सब समझती हूँ, आपको बस गॉसिप करने का बहाना चाहिए, सबके फटे में टांग अड़ानी है आपको। बेचारी मेरी सहेली कोमल, उसकी सगाई का पता नहीं क्या होगा। कभी कभी कुछ बातें पेट में रखना भी जरूरी होता है, लेकिन वो चीज तो हमारे राघव को आती नहीं थी। उसने निशा की सहेली के साथ तो जो किया वो किया, लेकिन अपने जीजा जी को भी नहीं छोड़ा। अच्छा तो मम्मी जी, अब हम चलते हैं। शादी में बड़ा ही मजा आया, बस मेरी मम्मी को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उनका स्वागत सम्मान अच्छे से नहीं हुआ था। हाँ दामाद जी, अब शादी में इतने सारे काम थे तो समधन जी के लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। उनसे कहिएगा कि वो हमें फिर से खातिरदारी का मौका जरूर दे। हाँ, कह रही थी, अब तो उनके घुटने भी ज्यादा काम नहीं करते हैं, और आरती भी इतने दिनों से यहाँ थी तो सारा काम उनको करना पड़ रहा था। बहुत थक गई होगी बेचारी मम्मी, और शादी में भी ना कुछ खा रही थी ना किसी से बात कर रही थी, लेकिन वो मन की बड़ी साफ है, इसलिए किसी से कुछ कहती नहीं है। हमारी तरफ से उनसे माफी मांग लेना आरती, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। जी पापा।
लेकिन आंटी जी ने तो शादी में इतना नाचा था कि बारात को उनकी वजह से देर हो गई थी, है ना। और आप खाने की तो बात ही मत कीजिए जीजा जी, आपकी मम्मी हम सबसे ज्यादा चूसते हैं। आपको पता है, 2 प्लेट दही बल्ले, 2 प्लेट चाट, 2 प्लेट रसगुल्ले, 2 प्लेट पाव भाजी नहीं, शायद 3 प्लेट पाव भाजी खाई थी। अरे चुप कर जा, तुम मुझे ससुराल जाने भी देगा कि नहीं? समधन जी को तो मैंने कुछ खाते बोलते देखा ही नहीं है। तूने किसी और को देखा अगर राघव? चुप कर जा बेटा। नहीं, वो आंटी जी थी। ये देखो, मैंने उनकी फोटो भी निकाली है, देखिए उनके हाथ में कितनी प्लेट्स है। और तो और बुआ जी के साथ बैठकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को ताने भी मारे हैं, मैंने खुद देखा है। देखिए फोटो। इसका मतलब तुम मेरी मम्मी पर नजर रख रहे थे, उनकी फोटो खींच रहे थे। यही होता है समधन के साथ इस घर में। आरती देखो तुम्हारे घर में मेरी मम्मी के लिए क्या कह रहे हैं। अरे नहीं धीरज जी, ये राघव को तो आप जानते ही हैं, कोई बात इसके पेट में पचती ही नहीं है, कुछ भी बकवास करने लगता है। नहीं, मैं अपनी मम्मी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे धीरज जी सुनिए तो, हे भगवान, तेरे जैसा भाई हो ना तो दुश्मन की जरूरत ही ना पड़े। दामाद जी सुनिए तो। अरे रुकिए दामाद जी, कर दिया बीड़ा कर्क। राघव की इस आदत से हर कोई परेशान था, लेकिन राघव था, उसकी आदत जा ही नहीं रही थी। लेकिन अब निशा को लग रहा था कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा राघव को सबक सिखाने के लिए। राघव जी, आपके लिए मैंने छत पर एक सरप्राइज रखा है। सच? क्या है, बताओ। अरे कहा ना सरप्राइज है, मैं कैसे बता सकती हूँ। आप छत पर चलिए, मैं आपका गिफ्ट लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ ऊपर। वाह भाई वाह, आज तो सरप्राइज मिलेगा, क्या बात है, मजा आ जाएगा। पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मम्मी देखो, ये राघव मुझे छेड़ रहा है। मैंने क्या किया? अरे ज्योति सुनो तो। क्यों, तुम मुझे यहाँ छेड़ने आए थे ना? अरे देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। मम्मी, निशा जी, आंटी जी, सब लोग देखो ये राघव क्या कर रहा है। क्यों रे, सारे मोहल्ले की खबर रखता है और खुद ये काम कर रहा है। राघव, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसे जासूसी मत किया कर लोगों की। देख फंस गया ना, खुद ही पूरा मोहल्ला देख रहा है तुझे। तेरे पेट में बात नहीं बचती थी ना, देख अब सब लोग तेरी ही बातें कर रहे हैं। कितनी बार कहा था इसे कि किसी के फटे में टांग मत अड़ा, लेकिन इसे तो मेरी सुननी नहीं थी। भुगत अब। मेरी मम्मी को भड़काया था ना मेरे खिलाफ, मुझे मार पड़वाई थी ना, अब क्या हुआ। राघव, अब कोई बात याद नहीं आ रही है क्या आपको? अरे देखो इस गॉसिप किंग को, जो सबके बारे में बात करता फिरता है, आज इसके लक्षण भी देख लो सब लोग। पूरा मोहल्ला राघव के बारे में बात करने लगता है। आज ये पहली बार था कि उसे एहसास हो रहा था कि किसी के बारे में कुछ भी बात करना आखिर कैसा लगता है। ये सब निशा ने राघव को सबक सिखाने के लिए किया था, जिससे उसे एहसास हो सके कि किसी को कुछ भी कहने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि सामने वाले को कैसा लग सकता है। थैंक यू मेरे कहने पर मेरा साथ देने के लिए ज्योति। नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। राघव ने काफी लोगों को बिना सोचे कुछ भी कह दिया था, जिससे उनकी जिंदगी पर काफी बुरा असर हुआ था। मेरी मम्मी ने तो मुझे काफी मारा भी था। हाँ, लेकिन अब वो अपना सबक सीख गए होंगे, अब वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, अब तुम्हारी जिंदगी भी थोड़ी सही हो जाएगी। उम्मीद तो यही है। निशा, कहाँ गई तुम? आई माँ जी। चलो मैं चलती हूँ। निशा, ये देख, ये क्या कर रहा है? अब क्या कर दिया इन्होंने? पहले इसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी, अब कुछ बोल नहीं रहा है। अरे बताएगा कि पापा की पैंट तूने कहाँ रख दी है? नहीं, मैंने कसम खाई है, अब से मैं कुछ भी गॉसिप नहीं करूंगा। हे भगवान, एक मुसीबत से छूटे दूसरे में अटक गए। अब हाँ, कुछ नहीं हो सकता इनका। सविता एक पारंपरिक सोच वाली महिला थी जो हर काम अपने तरीके से करना चाहती है। प्रीति नई शादी हुई है उसकी, मॉडर्न सोच रखने वाली, लेकिन परिवार को खुश रखने की कोशिश करती है। राजेश सविता का बेटा और प्रीति का पति, जो माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। प्रीति सुबह सुबह रसोई में पराठे बना रही है। सविता जी अंदर आती हैं। अरे प्रीति, ये क्या कर रही हो? पराठे ऐसे नहीं बनाते। तुम्हारे मायके में कुछ सिखाया है कि नहीं तुम्हें? मम्मी जी, मैं अपने मायके की खास मसालेदार पराठे बना रही हूँ, सबको बहुत पसंद आते हैं। हमारे घर में तो भाई सादी चीजें ही पसंद की जाती है। ये मसाला वसाला तुम्हारे मायके में चलता होगा, यहाँ नहीं।
मम्मी जी एक बार चख के तो देखिए, आपको भी पसंद आएंगे। अच्छा, तुम्हारे मायके के पराठे हमारे पराठों से बेहतर हो गए? ऐसा नहीं है मम्मी जी, बस सोचा कुछ नया ट्राई करूं। प्रीति पराठे सर्व करती है। राजेश और सविता बैठते हैं। वो प्रीति, पराठे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लग तो ठीक ही रहा, देखते हैं स्वाद कैसा है। सविता पराठा चखती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। थोड़ा कम मसाला होता ना तो और अच्छा रहता। मम्मी जी अगली बार आपके स्वाद के हिसाब से बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बात सुन ले, हमारे घर में जो भी हो मेरी मंजूरी से ही होना चाहिए। जी मम्मी जी। सुबह का समय, प्रीति पराठे बना रही है। सविता जी अंदर आती हैं। प्रीति, ये तुमने फिर से मसाले वाले पराठे बनाना शुरू कर दिया? मैंने साफ कहा था हमारे घर में ऐसे पराठे नहीं चलते। मम्मी जी राजेश को ये पराठे पसंद है इसलिए बना रही हूँ। और मुझे, मेरी पसंद का क्या? मैं क्या सिर्फ रसोई में खड़े होकर तमाशा देखने के लिए आई हूँ? मम्मी जी मैं आपके लिए सादे पराठे बना दूंगी। तुम्हारे मायके में ना शायद ऐसे चलता होगा, लेकिन ये मेरा घर है। अरे मम्मी सुबह सुबह क्या हो रहा है? देखो ना, तुम्हारी बीवी फिर से अपने मायके वाले मसालेदार पराठे बना रही है। मम्मी पराठे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तुम्हें तो हमेशा अपनी बीवी की ही तरफदारी करनी है, मेरी बात किसी को समझ में ही नहीं आती। तभी उनकी पड़ोसन नीलम दही लेने आती है। सविता उसे चाय के लिए बिठा लेती है। तभी प्रीति गर्मा गर्म पराठे ले आती है। सविता के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। सविता, सुना है प्रीति के मायके के पराठों की बड़ी तारीफ होती है, मुझे भी चखने दो भाई। हाँ हाँ, खाकर देखो, बस मसाले के नाम पर जलन होगी। पर नीलम तो पराठा खाकर तारीफ करती है। वाकई प्रीति, तुम्हारे पराठे तो लाजवाब है। सविता, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, पर हमारे घर का तरीका अलग है। राजेश माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। मम्मी अब इसे भी हमारे घर का तरीका बना लो ना। पराठे मायके के हो या ससुराल के, ये घर मेरे नियमों से ही चलेगा। मम्मी जी मैं तो बस सबको खुश करने की कोशिश कर रही थी। प्रीति अपने कमरे में दुखी बैठी थी। तब राजेश उसके पास आता है। प्रीति इतनी परेशान क्यों? राजेश मैं कितना भी कुछ अच्छा कर लूं, मम्मी जी को खुशी नहीं कर पाती। मम्मी को समय लगेगा, लेकिन तुम हार मत मानो, कोशिश तो करती हूँ मैं। प्रीति मन ही मन ठान लेती है कि एक दिन वो सविता का दिल जीत लेगी। नेहा छुट्टी पर अपने मायके आई हुई है। सुबह सुबह रसोई में प्रीति पराठे बना रही है। नेहा अंदर आती है। वाह भाभी, आज फिर से वही मायके वाले पराठे? हाँ नेहा, ये सबको पसंद आते ना, तुम भी खाकर देखो। भाभी, मायके का खाना मायके में ही अच्छा लगता है, ससुराल में आकर वहाँ के ही तौर तरीके अपनाने चाहिए। अरे मैंने तो बस सोचा कि सबको कुछ अच्छा खिलाऊं, अलग खिलाऊं। अलग? मम्मी कितनी बार कह चुकी है कि उन्हें मसालेदार पराठे पसंद नहीं, फिर क्यों बनाती हो? इतने में सविता भी आ जाती है। नेहा ठीक कह रही है। प्रीति, तुम जानबूझकर मेरी बातों को अनसुना कर रही हो ना? मम्मी जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ परिवार को खुश करने की कोशिश करती हूँ। परिवार को खुश करने के नाम पर अपनी मर्जी नहीं चला सकती। सभी नाश्ते के लिए बैठे थे। माहौल में तनाव सा था। मम्मी, मुझे तो ये पराठे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तुम हर चीज में कमी निकालने की आदत छोड़ क्यों नहीं देती नेहा? भैया, आप हमेशा भाभी की साइड लेते हो। ये घर मम्मी का है, उनके नियमों से चलना चाहिए। और भाभी को भी इस घर का हिस्सा मानना चाहिए, उनकी भी कुछ पसंद नापसंद हो सकती है। देख लिया नेहा, तुम्हारा भाई अब पूरी तरह बदल चुका है। घर का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। रात को राजेश थोड़ा और समझा देता है कि मम्मी और नेहा के हिसाब से थोड़ा चल लो ना। अगली सुबह प्रीति मायके के हिसाब से नहीं, अपने ससुराल के हिसाब से ही पराठे बनाती है। उसे लगता है अब तो कोई शिकायत नहीं करेगा। अब इस बार प्रीति, ये पराठे इतने मोटे क्यों बना रही हो? हमारे घर में पतले पतले पराठे बनाए जाते हैं। मम्मी जी आज तो कम मसाले और मक्खन वाले हैं, मुझे लगा आपको आज अच्छे लगेंगे। इस बार ठीक है, स्वाद अच्छा है, लेकिन मक्खन थोड़ा कम हो सकता था। मम्मी जी मक्खन नहीं होगा तो पराठा अधूरा लगेगा ना। समझना चाहिए कि सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। मम्मी बस अब बहुत हो गया, बस भी करो। सविता उसे घूरने लगती है। इतनी ही देर में नेहा चालू हो जाती है। ये पराठे या लड्डू पतले बनाओ भाई। मम्मी, जब से मैं आई हूँ ना, एक दिन भी अच्छा खाना नहीं मिला। इससे अच्छा मैं ससुराल में ही थी। मम्मी मुझे तो प्रीति के बनाए पराठे बहुत पसंद है। पसंद है या डर के मारे खा रहे हो? मम्मी आपके और प्रीति के बीच में फंसना मेरी किस्मत है। और नेहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि अच्छा खाना ही नहीं मिला, वो पूरी कोशिश कर रही है ना। तुम लोगों को उसके यहाँ के पराठे पसंद नहीं आए तो उसने आज तुम्हारे हिसाब से बना दिए।
अब आज नई कहानी शुरू हो गई मोटे पतले की। अरे भाई, इंसान करे तो क्या करे। माँ आप सही कह रहे थे, शादी के बाद भाई बहुत बदल गया है। नेहा खाना छोड़कर चली जाती है। राजेश उसके पीछे पीछे जाता है। अरे वो कोशिश तो कर रही है ना। ठीक है भैया, मैं भी कोशिश करती हूँ एडजस्ट करने की। प्रीति सबकी बातें सुनकर चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी नेहा अंदर आती है। वो देखती है कि प्रीति रो रही है। अब इसमें रोने जैसे तो कोई बात नहीं है। नहीं अच्छा लगा खाना तो बोल दिया। नेहा, मैं सबकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर बार गलत साबित होती हूँ। देखो मम्मी को समझने में समय लगेगा, कोशिश करती रहो। अगली बार से मैं तुम्हारे पराठों की तारीफ करूंगी, समझी? नेहा अपनी माँ से बात करती है। मम्मी भाभी ना बुरी नहीं है, वो सिर्फ सबको खुश रखना चाहती है। अच्छा, हो सकता है नेहा कि मैं ही उसे समझने में गलती कर रही हूँ। हाँ मम्मी, आप थोड़ा ना अपने विचार बदल लीजिए। सविता मुस्कुराती है और सोचती है प्रीति को एक और मौका देना चाहिए। उधर प्रीति भी यही सोच रही थी कि वो और कोशिश करेगी। अगली सुबह वो सोच लेती है कि आज कोई गलती नहीं होगी। वो अपने घर से आया हुआ अचार भी निकाल लेती है और सोचती है कि घर के बने हुए अचार के साथ जब वो गर्मा गर्म पराठे खिलाएगी तो सब खुश हो जाएंगे। प्रीति पराठे बना रही है, सास उसकी मदद करने आई है, लेकिन हल्की नोक झोंक माहौल बदल देती है। प्रीति, पराठे कैसे बना रही हो? आटे में थोड़ा और पानी डालो, हमारे घर में पराठे नरम बनाए जाते हैं। मम्मी जी, नरम बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन पराठे तभी अच्छे लगते हैं जब थोड़े क्रिस्पी होते हैं। क्रिस्पी अच्छे होते हैं, लेकिन लगता है तुम्हारे मायके में पराठे सिर्फ तुम्हारे पापा खाते होंगे। नहीं तो पूरा परिवार खाता है और सब तारीफ भी करते हैं। इस बार प्रीति की आवाज़ थोड़ी तेज होती है। वो भी रोज रोज की चिकचिक से परेशान हो गई थी। राजेश, प्रीति का पति, पास से गुजरता है और बातचीत सुनकर रुक जाता है। क्या हुआ? मम्मी और प्रीति में फिर से मायके के पराठे बनाम ससुराल के पराठे की बहस चल रही है। और नहीं तो क्या, तुम्हारी मम्मी को मेरे हाथ के पराठे पसंद ही नहीं आते, चाहे मैं कुछ भी करने की कोशिश कर लूं। और ये तुम्हारी पत्नी है जिसे ससुराल के रीति रिवाज समझने में दिलचस्पी नहीं है। अरे पराठा तो पराठा है मम्मी, आप खा लो ना। और प्रीति, थोड़ा मम्मी की पसंद का ध्यान रखा करो। तो अब मैं सबकी पसंद का ध्यान रखूं और मेरी पसंद? मैं हर समय बिना स्वाद के पराठे खाऊं? सोचा किसी ने? कभी तुमने भी सोचा कि मेरी पत्नी क्या खा रही है? प्रीति गुस्से में खाना बनाना छोड़कर कमरे में चली जाती है। इसके मायके में होता होगा ये सब। राजेश, इसको समझा दे, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। राजेश उसे मनाने जाता है। तुम्हें मम्मी की हर बात सही लगती है, कभी मेरी तरफ तारीफ नहीं करते, और इसमें मायके को बीच में लाने की क्या जरूरत है? प्रीति, मम्मी की उम्र हो गई है, वो जो कहती है उनकी आदत है। तुम क्यों उनकी बातों को इतना दिल पर लेती हो? बात दिल पर तभी लगती है जब तुम बीच में मुझसे ज़्यादा उनकी तरफ हो जाते हो। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो, कल से तुम्हारे मायके वाले पराठे ही बनेंगे बस। सच में? हाँ, लेकिन तुम्हें भी मम्मी की पसंद के पराठे कभी कभी बनाने होंगे। प्रीति ने पराठे बनाए हैं, पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा है। ससुर जी श्याम बाबू पराठा खाते ही तारीफ करना शुरू कर देते हैं। सास थोड़ी नाराज हो जाती है। वाकई प्रीति, तुम्हारे बनाए पराठों का तो कोई जवाब नहीं। मक्खन और स्वाद का तो परफेक्ट मेल है। धन्यवाद पापा जी, आज आपके लिए मैंने अपने मायके की स्टाइल के पराठे बनाए हैं। अरे मायके का स्टाइल हो या यहाँ का, तुम्हारे हाथ में जादू है भाई। जादू पराठों में है या मक्खन में? मक्खन तो मैंने भी लगाया है। अरे भाग्यवान, तुमने मक्खन लगाया होगा, लेकिन स्वाद तो प्रीति के हाथों का है। हाँ हाँ, अब तो बहू ही सब कुछ है, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रही। अरे मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैंने तो बस। अरे रहने दो, तुम्हें तो सिर्फ अपनी तारीफ सुननी है, सारा दिन मायके का नाम लेकर घूमती रहती हो। मम्मी क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों गुस्सा कर रही हो? बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब से बहू आई है सारा ध्यान उसी पर है ना। लेकिन माहौल अब थोड़ा गंभीर हो जाता है। शाम का समय, सास और बहू का आमना सामना होता है। मम्मी जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बोलो, क्या पूछना है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपका सम्मान नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा जी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। मम्मी जी, वो मजाक कर रहे थे। आप जानती हैं, मैं तो आपकी बनाई सब्जी और दाल को भी बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा? आपके बिना मेरी रसोई अधूरी है मम्मी जी। अब सविता को थोड़ा सुकून होता है। उसे लगता है कि बहू उससे दबती है, पर यह उसकी गलतफहमी थी।
प्रीति अपने रूम में जाकर बड़बड़ करने लगती है। ये बुढ़िया थोड़ी देर अब चुप रहेगी। पराठे ना हो गए, कोई मुसीबत लग गई है जान से। मैं तो जा रही हूँ थोड़े दिन मायके। वो राजेश से पूछकर कुछ दिन के लिए मायके चली जाती है। प्रीति मायके आई हुई है। किचन में उसकी माँ और बहन बैठी हैं। प्रीति पराठे बनाने में लगी हुई है। प्रीति, तुम्हारे हाथ के पराठों का तो पूरा मोहल्ला दीवाना है। हाँ दीदी, राजेश जीजू भी तुम्हारे पराठों के दीवाने होंगे ना? जीजू तो पसंद करते हैं, लेकिन सासू माँ को मेरे पराठे ज़रा भी पसंद नहीं आते। क्यों? क्या तुम्हारी सास को तुम्हारा खाना बनाना पसंद नहीं? मम्मी, उन्हें सब चीज़ें अपने तरीके से चाहिए। मेरे मायके के पराठे तो जैसे गुनाह हो गए। प्रीति, सुनीता और रीना पराठों का आनंद ले रहे हैं। तभी सविता का फ़ोन आता है। प्रीति, तुम मायके में हो और वहाँ मस्त हो रही हो? घर के कामकाज का क्या होगा? मम्मी जी, मैं कल सुबह लौट आऊँगी, सब संभाल लूँगी। मायके के पराठे खा खा कर तुम वहाँ खुश रह सकती हो, लेकिन यहाँ तुम्हें जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। इतनी समझ नहीं है? प्रीति फ़ोन रख देती है। वो दुखी हो जाती है। बुढ़िया को यहाँ भी चैन नहीं है, जीने नहीं देगी मुझे। बेटा, ये सब तो हर बहू के साथ होता है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। सच कहूं, ससुराल में एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है। तभी राजेश प्रीति को फ़ोन करता है। प्रीति, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस मम्मी और रीना से बात कर रही थी। मम्मी की बातों को दिल पर मत लो। वो थोड़ी सख्त है, लेकिन तुम्हें पसंद भी करती है। पता नहीं, बस तुम मुझे ऐसे ही पागल बनाते रहना और अपना काम निकालते रहना। वो फ़ोन पटक देती है। फ़ोन पर राजेश का टेक्स्ट आता है। तुम्हारे हाथ के पराठे मिस कर रहा हूँ। प्रीति मुस्कुरा देती है। प्रीति और रीना जब किचन में बातें कर रही हैं, दीदी अगर कोई मुझसे ऐसे बात करे तो मैं तो सीधा जवाब ही दे दूँ। रीना, हर रिश्ता समझदारी और धैर्य से चलता है, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। प्रीति ससुराल लौटती है। सविता उसे देखती है। मायके में पराठे खाकर तो खूब मज़े किए होंगे। मम्मी जी, आपके लिए कुछ खास मसाले लेकर आई हूँ। अगली बार पराठे आपके हिसाब से बनाऊंगी। देखते हैं। प्रीति मुस्कुराती है और सोचती है कि सास बहू के रिश्ते को सुधारने का एक और मौका मिला है। आज नाश्ते में आलू के पराठे बना देना, राजेश को बहुत पसंद है। जी, अभी बना देती हूँ। प्रीति पराठे बनाने लगती है। इसी बीच उसका फ़ोन बजता है। प्रीति बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? अरे कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा था जब से तू गई है, सोचा तुझे फ़ोन कर लूँ। अब प्रीति अपनी मम्मी से ईयरफोन्स लगाकर बातें करने लगती है, पर उसका पराठे बनाने में पूरा ध्यान था। इतने में ही सविता उसे देख लेती है और वो अपनी बेटी को देखती रह जाती है। देख ले, अब अच्छे पराठे बने तो बने कैसे? सारा ध्यान तो इसकी माँ की बातों में। पता नहीं क्या सिखा पढ़ा रही होगी। वही बोल रही होगी कि जैसे तुझे पसंद है वैसे बनाना। जबकि उसकी मम्मी बोल रही थी कि बेटा सबका ध्यान रखना, उनके हिसाब से रहना और चुप रहना। हाँ मम्मी, वो पराठों का नया मसाला लाई थी ना, तो पराठे सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। अब सविता नाराज़ होकर रसोई में आती है। प्रीति, ये मायके की बातें अभी ज़रूरी है क्या? पहले घर के काम ख़त्म कर ले। माँ जी, मैं बस मम्मी का हालचाल पूछ रही थी। पराठे तो बन ही रहे हैं। इतनी बार समझा दिया कि ढंग से काम किया करो। कितने साल हो गए, अब तो अकल आनी चाहिए कि नहीं? तुम्हारे मायके की आदतें यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ सब कुछ घर के हिसाब से होता है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी को मायके की याद बहुत आती है। इतना टाइम हो गया पर इसे यहाँ का खाना पीना पसंद ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। प्रीति ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप बस गलत समझ रही हो मम्मी। तुम हमेशा अपनी बीवी की साइड लेते रहते हो, हैं? क्यों? प्रीति परेशान होकर कमरे में चली जाती है। राजेश उसके पीछे जाता है। माँ जी को क्यों लगता है कि मैं मायके की बातों को यहाँ लेकर आती हूँ? प्रीति, मम्मी की उम्र हो गई है, वो थोड़ा ज़्यादा सोच लेती है। तुम उनसे बात मत किया करो जब वो गुस्से में हो। अरे पर मैं गलत क्या कर रही हूँ? मम्मी ने इतने प्यार से नए मसाले दिए कि सबको अच्छे से खिलाऊं, और आपकी मम्मी को लगता है कि मेरी माँ मुझे भड़काती है। सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इतना दिल पर मत लो। अब प्रीति घर से आए मसाले का इस्तेमाल करके पराठे बनाने लगती है, पर ध्यान रखती है कि ज़्यादा ना हो जाए और सबको अच्छा भी लगे। पर मसाले डालने के बाद पराठे कड़क होने लगते हैं। प्रीति, ये क्या बना रही हो? इतने कड़क पराठे? तुमने अभी तक पराठा बनाना भी नहीं सीखा क्या? माँ जी, मैंने कोशिश की है, बस थोड़े कड़क हो गया है। तुम्हारे मायके में भी ऐसे कड़क पराठे बनाते होंगे, तभी तो तुमने सीखा नहीं। अरे हमारी बहू होकर भी ये हाल है। कितना समय चाहिए तुम्हें, हैं?
तुम्हारे पराठों की कहानी खत्म ही नहीं हो रही। माँ जी, मेरे मायके के पराठे सबसे अच्छे हैं, आप खुद खाकर देख लीजिए। मुझे तो लगता है यहाँ का तवा ही खराब है। वाह, ये नया पैतरा अपना लिया तुमने। अब तवा खराब हो गया जो मैं इतने सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तो कड़ी के पत्थर जैसा लग रहा है। अगर इतने ही अच्छे पराठे चाहिए तो आप खुद बना लीजिए, मैं रोज़ सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है माँ? क्यों हर बात पर प्रीति को डांटती हो? अरे चुप रह, तुझे तो सिर्फ खाने से मतलब है, बहू का काम है घर को संभालना। हाँ राजेश, आप ही समझाइए इन्हें, रोज़ ताने सुनना कितना मुश्किल होता है। अब बेटे की सुनो और बहू की सुनो, मैं तो कुछ कहती नहीं भाई। राजेश, मैं सच में कोशिश करती हूँ लेकिन माँ जी को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। प्रीति तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगा। तुम्हें रोज़ ये सब सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आप ये कड़क पराठे खाइए और बताइए अच्छे बने हैं कि नहीं। अच्छे बने हैं भाई, मैं तो रोज़ खाऊंगा। और सही बताऊं तो मुझे तो करारे ही पसंद है। राजेश अपनी माँ से बात करता है। माँ वो सच में कोशिश कर रही है, आपको पता नहीं है शायद। उसने मेरे पास एक दूसरा आटा भी मंगवाया था, कह रही थी पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे पराठे माँ जी को अच्छे नहीं लगते, मैं दूसरे आटे से बनाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, पता नहीं इसके मायके में ऐसे ही बनते होंगे, हमें तो अच्छे नहीं लगते भाई इसके पराठे। माँ आप एक चीज़ सोचो ना, वो 25 साल अपने घर रही है, कम से कम 10 साल तो पराठे उसने बनाए होंगे। अब हम एकदम से ये उम्मीद करें कि हमारे जैसे बन जाए तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। बात तो सही कह रहे हो बेटा, मैंने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। चलो कल से मैं ऐसा करूँगी कि पराठे मैं बना दिया करूँगी, बाकी खाना तो अच्छा ही बना लेती है। इस तरह दोनों का काम बन जाता है और घर का माहौल शांत हो जाता है। क्या बात है बहू, क्या हुआ, अब तक खाना क्यों नहीं बना? वो मम्मी जी, आटा ख़त्म हो गया है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, तू आटा कर ले। जी ठीक है मम्मी जी। चलो भाई अब हम चलते हैं, नहीं तो फिर खाने के चक्कर में लेट हो जाएगा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। यश और आरव वहाँ से बिना खाए ही चले जाते हैं। देखा बहू, अब ये दोनों बिना कुछ खाए चले गए। तू इन सब बातों का पहले से ध्यान रखा करना और पहले से पूरी तैयारी किया कर। वो मम्मी जी, कल पूरा दिन हम शादी की शॉपिंग में बिजी थे ना, और पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया, और फिर रात को लेट आए तो रह गया। ठीक है कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखियो। अब जाकर आटा पीस ले। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सुधा आटा पीसती है और सबके लिए खाना बनाती है। सुधा घर की बड़ी बहू थी और अब कुछ दिन बाद घर के छोटे बेटे यश की भी शादी होने वाली थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर आखिर वो दिन भी आ जाता है जब घर के छोटे बेटे यश की शादी हो जाती है। आओ आओ बहू, अंदर आओ। आइए देवरानी जी, इस देसी ससुराल में आपका स्वागत है। इस तरह घर की छोटी बहू का गृह प्रवेश हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब प्रीति रसोई में जाती है। अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं सब्जी के लिए मसाले कूट रही हूँ। क्यों दीदी, आप कूटे हुए मसाले यूज़ नहीं करती? मतलब वो पैकेट वाले मसाले? अरे नहीं प्रीति, दरअसल हम घर पर ही मसाले तैयार करते हैं। ओह अच्छा, लाइए ना दीदी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम हरी मिर्च और धनिया की चटनी बना लो। ओके दीदी। उसके बाद प्रीति किचन में कुछ ढूंढने लगती है। क्या हुआ प्रीति, कुछ चाहिए क्या? हाँ दीदी, मिक्सी ढूंढ रही हूँ। उसका क्या काम? अरे वो दो चटनी बनानी है ना, इसलिए। क्या हुआ दीदी, आप किस बात पर हंस रही हैं? मैं तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही थी। अरे इस घर में कोई मिक्सी विक्सी नहीं है। हैं? लेकिन ऐसा क्यों दीदी? चिंता मत करो, जब मैं भी इस घर में नई नई थी ना, तब मेरे लिए भी ये सब काफ़ी नया और अजीब था, लेकिन धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी। दरअसल यहाँ पर सभी चीज़ हाथों से कूटी जाती है और मिक्सी वगैरह इन सभी प्रकार की मशीनों का यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होता। यही तो हमारी देसी रसोई की खासियत है। क्या? इसका मतलब मुझे कुंडी में चटनी कूटनी होगी? जी हाँ। लेकिन दीदी, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन प्रीति, हमें यहाँ पर ऐसे ही करना होता है। अच्छा ठीक है, मैं चटनी बना देती हूँ, लेकिन आप खाना बनाने के समय इतना सब ये क्यों कूट रही हैं? क्योंकि अब ये ताज़ा कूटा हुआ मसाला सब्जी में डलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल नहीं करते। क्या कहा? इसका मतलब हमें चटनी के साथ साथ सब्जी के लिए भी ताज़े मसाले कूटने होंगे? और अभी तो आप सिर्फ मसाले कूट रही हैं, उसके बाद आप चटनी कूटती तो उसमें तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। अब देसी चीज़ों में इतनी मेहनत तो लगती है।
अच्छा ये सब बातें छोड़ो प्रीति, अभी बहुत काम बचा है, तुम जल्दी से चटनी बनाओ। बस फिर प्रीति मिर्च की चटनी बनाना शुरू करती है। चटनी बनाते वक्त थोड़ी सी मिर्ची उछलकर प्रीति की आंख में चली जाती है। आउच! मेरी आंखें गई। अरे प्रीति ठीक हो ना तुम? जाओ पहले अपनी आंखें धो लो। उसके बाद प्रीति अपनी आईज वॉश करती है। ओहो, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ खाना बन रहा है। वो तो मुझे भी पता है दीदी, लेकिन मेरा मतलब कुछ और था। अच्छा कोई बात नहीं, रसोई का काम अभी मैं कर लेती हूँ, तुम रहने दो। नहीं नहीं, अकेले तो आप पता नहीं कितने सालों तक लगी रहोगी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। फिर चटनी बनाते हुए मैं पहले एक दिन का फंस गई। तभी प्रीति खांसते हुए और अपनी आंखों को बचाते हुए आखिरकार चटनी बना ही देती है। भाभी अब आप ना जल्दी से बस इस सब्जी को कुकर में डालकर उबाल दो। नहीं प्रीति, सब्जी तो कढ़ाई में ही अच्छी बनती है, कुकर में ना सब्जी का वो स्वाद नहीं आता। ओहो, अब इसी कढ़ाई में बनने में कितना टाइम लगेगा, आज तो बना लिया खाना। सुधा और प्रीति दोनों मिलकर खाना बनाती है, लेकिन उन्हें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप तो जानती ही हैं कि अभी रसोई में क्या हो रहा था। खाना बनने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। आहा, पर खाने का तो मज़ा ही आ गया, सच में देसी खाने का अलग ही स्वाद है। हाँ, और उसे बनाने का अलग ही टॉर्चर है। वाकई बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अच्छा बहू, मैं कह रही थी कि अब सर्दी भी है तो तुम मेरे लिए कल से मक्के और बाजरे की रोटी ही बनाइयो। जी ठीक है मम्मी जी। हाँ लेकिन भाभी, मेरा तो कल पनीर खाने का मन है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए कल पनीर की सब्जी बना देना। जी ठीक है देवर जी। फिर दिन में, दीदी बाजार चलना है। क्यों प्रीति? दीदी कल की खाने के लिए आज सभी ने इतनी फरमाइशें की है, तो उन्हें बनाने के लिए सामान की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए बाजार तो जाना होगा। जी नहीं, हमें बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने किचन में सब सामान चेक कर लिया है, घर में वो सब कुछ नहीं है, और पनीर भी तो लाना होगा। घर में सब कुछ है प्रीति, तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ चलो और काम की तैयारी करो। सुधा प्रीति को रसोई में लेकर जाती है। ये देखो दीदी, ये दूध है। हाँ, तो अब इसी का पनीर बनेगा। क्या कहा? हाँ, यूं कहे कि सारा काम हम घर पर ही कर लेते हैं। उसके बाद सुधा दूध गर्म करती है और पनीर बनाने के लिए उसमें नींबू निचोड़ देती है। अब बस मैं इसे कपड़े में छान कर थोड़ी देर रख दूंगी और हमारा पनीर तैयार हो गया। भाभी आखिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, जब हमें सारा सामान रेडीमेड मिलता ही है। क्योंकि वो, हाँ दीदी, आई नो, ये हमारी देसी रसोई है, लेकिन इस देसी रसोई की वजह से हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सुबह हमने मसाले और चटनी कूटने में ही पूरे 2 से 3 घंटे लगा दिए, उसके बाद खाना पकाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। अगर हम एक वक्त का खाना बनाने में ही आधा दिन लगा देंगे, तो बाकी तीनों वक्त का खाना बनाने में कितना ज़्यादा समय लगेगा। हाँ लेकिन क्या कर सकते हैं प्रीति, इस घर में सब ऐसे ही होता है। लेकिन दीदी क्या आपको परेशानी नहीं होती? मैं तो आज एक दिन में ही परेशान हो गई। परेशानी तो मुझे भी बहुत होती है। जब मैं शुरू में आई थी ना, तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं सब कैसे करूँगी और क्या ही करूँगी। मैं समझ सकती हूँ दीदी, आपको मुझसे ज़्यादा परेशानी हुई होगी। उस टाइम तो दीदी आप अकेली थी, अभी तो फिर भी मेरी मदद करने के लिए आप हो। तभी वहाँ पर कमला आ जाती है। अरे बहू, ये गप्पे शप्पे लड़ाना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो, चलो रात का खाना भी बनाना है। जी मम्मी जी, बस अभी करते हैं। अभी से? लेकिन मम्मी जी अभी तो ठीक से शाम भी नहीं हुई। बेटा क्या है ना, जब तुम डिनर बनाओगी तब तुम्हें सब समझ में आएगा। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। तुम्हें तो पता ही है, हमें सब्जी बनाने के लिए मसाले भी कूटने हैं, तो खाना बनाने में समय तो लगेगा ना। ओह माय गॉड, मैं तो सुबह से इतना काम करके पहले ही थक चुकी हूँ। प्रीति तो पहले ही दिन इतना थक गई, लेकिन अभी तो उसके सामने और भी बहुत सारी चैलेंजेस आने वाले थे। अगले दिन सुबह, बहू तो सबके लिए आज बाजरे की खिचड़ी बना दे। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, घी भी ख़त्म होने वाला है, तो तुझे आज घी भी बनाना है। उसके बाद सुधा किचन में काम करने चली जाती है और उसके पीछे पीछे प्रीति भी आ जाती है। आज की क्या फरमाइश है दीदी? बाजरे की खिचड़ी। अरे वाह, चलो वो तो जल्दी बन जाएगी, है ना? अब मुझे इस इमाम दस्ते में पहले बाजरा कूटना होगा, उसके बाद खिचड़ी बनानी होगी। ओफो, यहाँ पर कभी कोई काम सिंपल तरीके से नहीं हो सकता क्या? अब तुम्हें घी बनाना नहीं आता, नहीं तो मैं ही बाजरा कूट देती। अरे दीदी, घी की तो बात ही रहने दो, एक तो इस घी से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है।
क्या करूं मैं? प्रीति ने अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा था। उससे घी की स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तब कोई बात नहीं, तुम बाहर जाकर बाजरा कूट सकती हो। ठीक है दीदी। फिर प्रीति बाहर चली जाती है। इस तरह सभी नाश्ते में बाजरे की खिचड़ी खा लेते हैं। फिर चलो फाइनली, अब आखिरकार मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम तो करूंगी। प्रीति अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि तभी उसे रमेश की आवाज आती है। अरे क्या मैं अब थोड़ी देर भी आराम नहीं कर सकती? वो रमेश के पास जाती है। जी पापा जी, कहिए क्या बात है? अरे बेटा, मुझे ना बहुत भूख लगी है। मुझे वो बाजरे की खिचड़ी कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बस थोड़ी ही खाई थी। तुम मेरे लिए खाना बना दोगी? जी ठीक है पापा जी, अभी बना देती हूँ। ठीक है बेटा, तो तुम मेरे लिए आलू गाजर और मेथी की मिक्स सब्जी बनाना, उसके साथ मक्के की रोटी हो जाए। आह, क्या मज़ा आ जाएगा। आपको तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन हमारी तो सजा हो जाएगी। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा जी, अभी खाना बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रहे कि पिछली बार की तरह मक्के की रोटी को चकले बेलन पर बनाने की ट्राई मत करना, वो हाथ से ही बनेगी। जी ठीक है। प्रीति रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। अरे इस रोटी को हाथ से बनाना भी उतना ही मुश्किल है जितना मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना था। नहीं, मुझे लगता है कि मैथ्स इससे ज़्यादा आसान है। फिर प्रीति जैसे तैसे करके खाना बना कर लाती है और रमेश को देती है। वाह बहू, सच में खाना खाकर मज़ा आ गया भाई। रमेश खाना खाकर चला जाता है और प्रीति बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाती है। चलो फाइनली, अब तो थोड़ी देर आराम कर ही सकती हूँ। लेकिन जैसे ही प्रीति घड़ी में देखती है तो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि शाम के 5 बज गए हैं। ये क्या, इतना टाइम हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। जब से इस घर में आई हूँ मेरा पूरा दिन रसोई में ही जाता है। घर की साफ सफाई भी ढंग से नहीं हो पाती। होगी भी कैसे भला, साफ सफाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बस हो गया मेरा रेस्ट, अब डिनर बनाने की तैयारी करनी होगी। फिर कुछ दिन बाद, अरे दीदी, ये इतना बड़ा क्या है? क्या इसमें हम पूरे साल भर के मसाले एक साथ कूट कर रखते हैं? नहीं प्रीति, इसमें हम धान कूटते हैं। धान माने चावल? लेकिन उसे क्यों कूटना? दरअसल धान को कूटने के बाद ही चावल बनता है, इसलिए हमें धान से चावल अलग करना है। ओ दीदी, बस इसी की कसर बाकी थी। मुझे ये रसोई कम और जिम ज़्यादा लगता है। हमारी सारी कसरत यहीं हो जाती है। धान हमें कल कूटना है। शुक्र है आज तो रेस्ट मिला। नहीं, आज हम गेहूं साफ करेंगे और उसके बाद आटा पीसना है। नहीं, गेहूं को पीस कर आटा बनाना है। दीदी, इतना ज़्यादा काम करके तो मेरे सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म होती जा रही है। कोई बात नहीं प्रीति, ऐसे हार नहीं मानते। चलो अब हम जल्दी से काम कर लेते हैं, नहीं तो रात को लेट तक लगे रहना पड़ेगा। फिर हमें सुबह जल्दी भी उठना होता है। जब घर में ही मसाले कूटने की फैक्ट्री होगी तो जल्दी तो उठना पड़ेगा ही। फिर अगले दिन जब प्रीति रसोई में काम कर रही थी, चलो अब मैं दही में रायता बना लेती हूँ। जब प्रीति दही की मटकी उठाती है तो गलती से उससे वो नीचे गिर जाती है। ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने? शोर सुनकर कमला और सुधा भी आ जाती हैं। क्या हुआ प्रीति, ठीक तो हो ना? अरे बहू, तूने फिर से मटकी तोड़ दी। 1 महीने में तू 5 या 6 मटकी तो तोड़ ही देती है। जरा ध्यान से काम किया कर। सारी दही वेस्ट हो गई, अब जमाओ दोबारा से दही। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। अब हमें दोबारा दही जमानी होगी। कोई बात नहीं प्रीति, मैं अभी कर देती हूँ। क्या हम सिंपल बर्तनों में खाना नहीं रख सकते? नहीं तो मेरे हाथ से ऐसे न जाने कितनी मासूम मटकियों का कल्याण हो जाएगा। दोनों बहुएं रसोई का इतना ज़्यादा काम करके बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये सब करना पड़ता था। वो हर रोज़ ताज़े मसाले कूटती, सब कुछ घर पर ही बनाती। इस तरह उन दोनों का पूरा दिन रसोई के कामों में ही जाता था। फिर कुछ दिन बाद, देखो 2 दिन बाद तुम्हारी दादी सास आ रही है, हमें उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी। हाँ बिल्कुल, उनकी खातिरदारी में कोई भी कसर मत छोड़ना। तुम सब उनके लिए बिल्कुल ताज़े ताज़े मसालों का बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाना, जिससे वो खुश हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें खुश करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके बाद वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगी, इसीलिए तो वो यहाँ पर आ रही है। हो अच्छा अच्छा। ये खबर सुनकर सभी जोर शोर से तैयारियों में लग जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उनकी दादी सास घर पर आती हैं। सभी उनके पांव छूते हैं, उनका घर में स्वागत करते हैं। लीजिए दादी जी पानी। हाँ बहुला। अरे बच्चों, तुम दादी के लिए खाना बनाओ जाओ।
हाँ भाई, मैं तो सफर में बहुत ज्यादा थक गई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जी दादी माँ, आप बस 2 मिनट रुकिए, हम आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाते हैं। उसके बाद सुधा और प्रीति दोनों किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती हैं। अरे दीदी, लाओ जल्दी से, मैं बाजरे का आटा गूंद देती हूँ। अब तो मुझे बाजरे की रोटी भी बनानी आ गई है, मैं दादी को अपने हाथ की रोटियां खिलाऊंगी। अरे प्रीति, तुम भूल गई, दादी माँ के दांत नहीं है, वो भला बाजरे की रोटी कैसे खा पाएंगी। अरे हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो कोई ना, मैं जब तक मसाले कूट दूँ आप खाना बनाने की तैयारी कर लो। वाह प्रीति, आज तो तुम्हारा एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, वरना तुम तो सबसे ज्यादा परेशान होती थी मसाले कूटने में। दीदी, आपको पता ही है ना, हमें दादी माँ को नाराज नहीं करना। हाँ, जब भी तो मैं सोचूं आज तुम इतना ज्यादा एनर्जेटिक क्यों फील कर रही हो। इस तरह दोनों बहुएं दादी को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से मसाले कूटती हैं और तरह तरह का खाना बना कर लाती हैं। वाह बहू, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी खाना भी बना कर ले आई। जी पापा जी, मैंने और प्रीति ने आज जल्दी जल्दी खाना बनाया है। हाँ जी। शाबाश बहुओं। लेकिन मुझे तो खाने का इंतजार करते हुए पूरे 5 घंटे हो गए। हाँ, नहीं तो ये बाकी दिन तो 7 से 8 घंटे में खाना बनाती है। क्या कहे? उनकी दादी सास को ये बात सुनकर काफ़ी हैरानी होती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रसोई में खाना कैसे बनता है। इस तरह अगले कई दिन तक उनकी दादी सास वहाँ पर रही और उन्हें हमेशा बहुत लेट खाना मिलता था। वो बेचारी कई कई घंटों तक भूखी बैठी रहती थी। उन्होंने देखा कि ये दोनों बहुएं पूरा दिन रसोई में लगी रहती है। किस तरह वो दोनों पूरा दिन मसाले कूटती हैं, आटा पीसती हैं और न जाने क्या क्या करती है। तब एक दिन खाने का इंतजार करते करते दादी सास को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भड़क कर कहती हैं, मैं आज ही अपने घर वापस जा रही हूँ। अरे क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? क्या हमसे कोई कमी रह गई? हाँ जी बताइए, अगर हमारी कोई गलती है तो हम उसे अभी सुधार लेंगे। अरे जहाँ पर खाना 1 घंटे में बन जाना चाहिए, वहाँ पर तुम 5 से 6 घंटे लगाते हो। माँ जी, ये देसी रसोई है ना, इसे बनाने में टाइम तो लगता ही है और इस खाने का स्वाद भी अलग ही होता है, इसलिए। अरे इतनी देर खाने का इंतजार करते करते आदमी बेचारा परेशानी हो जाए। एक तरफ उसकी भूख के मारे जान निकली जा रही है और तुम सिर्फ मसाले कूटने में लगी हो। आजकल इतना तो गांव में भी नहीं होता, वहाँ पर भी सब पैकेट के कूटे हुए मसाले इस्तेमाल करते हैं। चक्की पर 1 बार महीने का आटा पिसवा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज़ रोज़ अलग अलग तरह के मसाले कूटे जाते हैं। बस भाई, मैं तो परेशान हो गई, जा रही हूँ वापस। सभी दादी जी को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा। दादी जी तो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं और उनको इम्प्रेस करने की बजाय उल्टा वो सब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं और उन्हें प्रॉपर्टी मिलने की बजाय डांट मिलती है। उत्तम खुद 50 साल का था, पर उसकी आटे की चक्की 60 साल पुरानी थी। भैया, आप खुद 50 साल के हैं और आपकी चक्की 60 साल पुरानी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कहा है कि ये हमारा खानदानी पेशा है। हमारे बाबूजी ने चक्की का काम शुरू किया था, बेचारे वक्त के पहले ही ख़त्म हो गया। फिर पढ़ने की उम्र में घर चलाने के लिए मुझे ही सब संभालना पड़ा। वैसे लक्ष्मी है ये चक्की, इसी से मेरा घर चलता है, इसी से मेरे बेटे बेटे को पढ़ाया मैंने। वैसे कितनी बड़ी है आपकी लड़की? 25-26 की है, पर लंबाई में पूरी है, तुझसे भी लंबी। ओहो, काफ़ी बड़ी है उम्र में भी। तो शादी वादी की सोचिए कि ना? अगर शादी की सोच रहे हैं तो जिस घर में मैं काम करती हूँ ना, वहाँ एक अच्छा लड़का है। तू इस घर से निकलती है उस घर चली जाती है, उस घर से निकलती है इस घर चली जाती है। मुझे क्या पता तू किस घर की बात कर रही है। अरे भैया, सुरेश भैया के घर की कह रही हूँ मैं। आप तो जानते हैं ना, सुरेश भाई साहब का एक ही बेटा है, इकलौता बेटा मोहित। उसकी अपनी कपड़े की दुकान है, अच्छा कमाता है। छोटी उम्र से दुकान का काम संभाल लिया था बउआ ने। देखो, बात चलाओ या बोलो तो मैं डाल दूँ लोगों के कान में ये बात। सलाह तो 1 नंबर की दी है तूने, तो शुरुआत भी करते। कमला ने बोला सो कर भी दिया। अब इसी बात पर 1 किलो आटा तोल दो, पैसे सोनिया बिटिया की शादी के नाम पर चढ़ा देना। और कमला ठीक पहुंचती है सुरेश के घर। आज ज़रा देर कर दी, कहाँ रह गई थी कमला? कमला की तो कोई सोचता ही ना है, पर कमला को तो सबकी सोचनी पड़ती है ना भाभी। कहाँ रहूँगी,
मोहित बबुआ बड़ा हो रहा है, उनकी शादी की फिक्र में थी मैं। एक रिश्ता पता चला है, बहुत अच्छी लड़की है, ये बगल वाले आटा चक्की वाले उत्तम भाई साहब की बेटी। मैंने उनसे पूछा कितनी बड़ी है, तो कह रहे तुझसे लंबा में बड़ी है। अब आप ही बताइए भाभी, जिसका बाप इतना सीधा हो उसकी बेटी कितनी सीधी होगी। मैं तो कहती हूँ एक बार बात चला ही दीजिए। क्या कहती है मनीषा जी? उत्तम है तो गोरा चिट्टा, नाक नक्श भी ठीक है उसकी उम्र के हिसाब से। गोदाम अच्छा है तो बच्चे भी सही होंगे। घूम फिर कर 4 लोग, एक छोटा भाई और माँ बाप, 4 के परिवार में रहिए, यहाँ आकर भी 4 हो जाएगी। ऊपर से मेहनत की कमाई खाई है लड़की ने, उतार चढ़ाव देखा है जिंदगी में, तो मेहनती भी होगी। मैं समझ गया। कमला दीदी, आज आप मेरा रिश्ता लगवा कर ही रहेंगी। लगवा कर क्या रहती, लगवानी ही थी। इस रिश्ते के बदले कमला उत्तम के आटे की चक्की से फ्री में आटा जो लेने वाली थी। कमला सोनिया की इतनी तारीफ करती है कि अगले रविवार ही मोहित का परिवार सोनिया को देखने चला आता है। पढ़ाई में तो 1 नंबर है मेरी सोनिया। हम तो गांव देहात के ठहरे, हमने कहाँ पढ़ाई की बहन जी, ना मन था ना परिस्थिति। पर मेरी बेटी बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पर नहीं चली। उसने बोला मैं तो पढ़ाई करूँगी। ग्रेजुएशन किए है मेरी सोनिया बिटिया ने। एक बात पूछना चाहूँगा, सोनिया नाम ही क्यों रखा भाई साहब आपने अपनी बेटी का? क्योंकि बचपन में ये सोती बहुत थी, ना कभी इसने अपनी माँ को सताया, बस अपनी माँ का दूध पीती और सो जाती, इसीलिए इसका नाम सोनिया रख दिया। ये सुनते ही फुसफुसाते हुए मनीषा अपने बेटे से कहती है, कमला बिल्कुल ठीक कह रही थी, भाई साहब तो बड़े सीधे हैं, ऐसे सीधे परिवार से रिश्ता हो जाए तो जिंदगी पर टेंशन ही नहीं रहेगी। क्या कहता है मोहित? अब मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सोनिया भी कह देती है मुझे ये रिश्ता मंजूर है, और चट मंगनी पट ब्याह कर सोनिया मोहित के घर आ जाती है। ससुराल में उठते ही सोनिया अपने भाई को कॉल लगाती है। मेरा यहाँ मन कैसे लगेगा भाई, मुझे तो अभी से घर की याद आ रही है। अरे रोती क्यों हो दीदी, तुम्हारे ससुराल के बगल में ही तो पापा की आटा चक्की है, जाकर मिलाओ। अपनी पहली रसोई की तैयारी करने सोनिया रसोई में जाती है। कल ही तो इस घर में आई हूँ, तुरंत बाहर निकलूंगी तो सभी बातें बनाने लगेंगे, पर कुछ तो करना होगा। सोनिया डिब्बे से सारे आटे को निकालकर एक प्लास्टिक में भरती है और कमला को देते हुए कहती है, ये आटा अपने पास रख लो कमला, 1-2 हफ्ते के लिए छुट्टी पर गांव चली जाओ, तुम्हारा पैसा कोई नहीं काटेगा। तुम तो सच में लक्ष्मी आई हो दीदी, ठीक है मैं चलती हूँ। और कमला के पीछे पीछे अपना पर्स उठाए सोनिया अपने पापा की आटा की चक्की में पहुंच जाती है। लीजिए पापा मैं आ गई, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे मेरी बिटिया रानी, ऐसे नई दुल्हन बाहर नहीं निकलती। मैं घूमने थोड़ी ना निकली हूँ पापा, पहली रसोई बनानी थी, आटा चाहिए था, घर पर था नहीं, मोहित मेहमानों को स्टेशन छोड़ने गए थे, अब सास ससुर को तो आटा लाने के लिए नहीं कह सकती, इसीलिए अच्छी बहू की तरह खुद ही राशन लेने आ गई। उत्तम सोनिया को 1 किलो आटा तोल कर देता है। ये लीजिए पापा पैसे। पागल है क्या, तुझसे लूँगा पैसे? कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वैसे की, और अब से कहीं और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही दे दिया करूँगा आटा। कम से कम इसी बहाने तुझसे मुलाकात हो जाएगी। अपनी पहली रसोई में सोनिया सभी के लिए पूरी, खीर, सब्जी क्या कुछ नहीं बनाती, जिसे खाकर सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कमला ने तो हीरा लाकर दे दिया हमें, वरना ढूंढने से भी हम ऐसी लड़की नहीं ला पाते। राम जी सभा में ही थे, पर सीता माता कहाँ जानती थी कि यही उनके वर होने वाले हैं। माध्यम तो धनुष बना था। वैसे ही हमें भी कहाँ पता था कि जिस चक्की का आटा हम सब खाते हैं उसी की बेटी हमारे घर बहू बनकर आ जाएगी। अब जो होना है तब सो हो जाता है। सोनिया के बनाए खाने की बड़ी तारीफ होती है। अब वो रोज़ अपने पापा की आटे की चक्की में जाती और आटा लाने के बहाने उनसे मिल लेती। कुछ दिनों बाद, बहू आज चिल्ला खाने का बड़ा मन है, आज पराठे छोड़ दे, चिल्ला बना ले। सूजी या बेसन का चिल्ला बनाऊंगी तो आटा लाने का बहाना कैसे मिलेगा? बेकार में किसी चीज़ पर पैसे क्यों लगाऊं जब पापा फ्री में आटा दे रहे तो? और वैसे भी बेसन और सूजी महंगी भी तो कितनी हो रखी है। एक गृहिणी का लक्ष्य पैसों की बचत होना चाहिए। और रोज़ की तरह अपनी थैली उठाए सोनिया अपने पापा के पास जाकर आटा ले आती है और करती है गूगल। आटे का चिल्ला कैसे बनाएं? सोनिया के ये कहते ही यूट्यूब पर फ़ौरन बहुत सारे सजेशंस आ जाते हैं। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारी रेसिपी है, सब्जी भी नहीं बनानी पड़ेगी, घोल तैयार कर उसमें कच्ची सब्जियां डालकर चिल्ला बनाया जा सकता है।
वाह वाह वाह, ये तो नई चीज़ पता चली। ये रेसिपी चल पड़ी तो मज़ा ही आ जाएगा। आटे का घोल तैयार कर सोनिया उसमें कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर फर्मेंट होने के लिए छोड़ देती है। 15 मिनट बाद घोल अच्छी तरह तैयार हो जाता है और रात के खाने में सोनिया सभी को गर्मा गर्म चिल्ले परोसती है। ये किस चीज़ के चिल्ले बनाए तुमने? कुछ अलग नहीं लग रहा सोनिया? खाना जैसा भी हो खा लेना चाहिए बेटा, अच्छा ही तो है। बुरा बिल्कुल नहीं है पापा, बहुत अच्छा है। पर ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं चिल्ला खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं रोटी खा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने चिल्ला आटे का जो बनाया है। वो क्या है ना मम्मी जी, बेसन के तो दाम आसमान छू रहे हैं, आटे के भी तो चिल्ले बनते हैं। अब घर पर आटा था ही तो क्यों मैं बेकार में बेसन या सूजी पर पैसे लगाती। इसी बहाने एक नई रेसिपी ट्राई कर ली मैंने। गलत तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा किया बहू। आ तू भी बैठ जा। अगली सुबह रोज की तरह पड़ोसन बिंदिया मनीषा से मिलने आती है, पर आज वो अकेले नहीं आई थी, उसके साथ उसकी पोती रमा भी आई थी। अब घर में छोटा बच्चा आएगा तो शैतानी तो करेगा ही। रमा आती ही हुड़दंग करना शुरू कर देती है। चाउमीन चाउमीन, मैं चाउमीन खाऊंगी दादी। बिस्किट दिया है ना आंटी ने, फिर क्या चाउमीन चाउमीन। इसकी माँ ने बिना बाहर का खा खा कर इसे चाउमीन खाने की बुरी आदत लगा दी है। बाहर निकलते ही चाउमीन चाउमीन करने लगती है। 10 मिनट रुक जा, घर चलेंगे तब तेरी माँ से कहकर चाउमीन बनवा दूंगी। हाँ, अरे ये क्या बात हुई, ये भी तो इसी का घर है, हमारे घर पर खा लेगी। वैसे भी तेरी बहू तो नौकरी करती है, शाम को वापस लौटेगी, तब तक तो अपनी पोती को रुलाती रहेगी क्या? बहू जा जाकर चाउमीन बना दे तो। सोनिया किचन में जाती है और फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है। कल का लाया आटा तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसे नहीं ख़त्म करूँगी तो फिर से आटा लाने के लिए पापा के पास कैसे जाऊँगी। एक काम करती हूँ, आटे का ही नूडल्स बना लेती हूँ। और चाउमीन उबालने की जगह रमा आटे का ही नूडल्स बनाकर उसे चाउमीन की तरह फ्राई कर देती है और रमा के साथ सभी को परोसती है। अच्छी चाउमीन बनाई है बहू तूने। ये मम्मा जैसा टेस्टी नहीं है आंटी। ये आटे का चाउमीन है बेटा, मैंने आटे से बनाया है ताकि मैदा खाकर आपका पेट खराब ना हो। अरे क्या ज़रूरत थी इतना सब करने की बेटा, बेकार में तू परेशान हुई। आटे का नाम सुनते ही रमा चाउमीन की प्लेट फेंक देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने तो अच्छा ही करना चाहा था मम्मी जी। जब मैंने तुझे चाउमीन बनाने को कहा था तो सीधा सीधा चाउमीन बना देती बहू, बेकार में ही बात बिगड़ गई ना। ये तो शुरुआत थी। धीरे धीरे सोनिया का आटे के लिए ऑब्सेशन बढ़ता ही जाता है, जिससे अब सभी चिड़े चिड़े रहने लगे थे। फिर एक दोपहर सोनिया दुकान पर अपने पति को फ़ोन लगाती है। दोपहर में क्या बना दूं? मुझ पर तुम मेहरबानी करो, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बाहर से इडली खा लूँगा। तुम तो खा लोगे, पर पापा जी पता नहीं कैसे हाथ से उसने इडली चटनी बनाई होगी, तबीयत वबीयत बिगड़ गई तो। और रोटी में बुराई क्या है? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, पर और भी तो चीज़ें हैं ना खाने के लिए। रोज़ रोज़ आटे का बना खाना अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे चावल खाने हैं यार। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, 3 बजे पापा के साथ घर पहुंच जाओ, मैं पकौड़ी की कढ़ी और चावल बना लेती हूँ। सच में सोनिया, तुम कढ़ी और चावल बनाओगी? आई लव यू डार्लिंग, लव यू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चावल खाने के लिए मैं इतना खुश हो जाऊँगा। दोपहर में बड़ी खुशी खुशी सुरेश और मोहित घर पर आते हैं। सोनिया सभी को परोसती है चावल और कढ़ी। इतने दिनों बाद चावल बनाए घर पर, वरना वही आटे की रोटी, पराठा, चाउमीन, चिल्ला, बाकी किसी चीज़ का तो टेस्ट ही भूल गया था मैंने तो चावल खाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर भगवान की कृपा से आज चावल मिल ही गया। मेरी तारीफ ही करते रहेंगे पापा जी, आपके खाना भी खाएंगे। हाँ हाँ, पहले मैं पकोड़े वाली कढ़ी खाऊंगा, कितने दिनों बाद बनी है आज घर में। और जैसे ही सुरेश कढ़ी में से पकौड़े निकाल कर खाता है, उसका मुंह बन जाता है। अब तो आप एक्टिंग करें पापा, एक तो पकोड़े की कढ़ी मिली है, उसमें भी मुंह बना रहे हैं आप। कोई गलती हो गई है क्या पापा जी? आज तो मैंने चावल भी बनाया है। तुम ध्यान मत दो सोनिया, अच्छा काम किया तुमने। लगता है इतने दिनों से आटा खा खाकर बेसन का स्वाद ही भूल चुके हैं पापा। और फिर मोहित और मनीषा भी पकौड़े टेस्ट करते हैं। बड़ी साइड ले रहा था अपनी बीवी की, अब बोल। आटे की पकौड़ी कौन बनाता है सोनिया? पर आपने बोला था ना, इतने दिनों से आटा खा खा कर परेशान हो गया हूँ मैं, आज तुम चावल खिलाओगी, तो मैंने चावल बनाए ना। और पकौड़ी आटे की बनानी है कि नहीं ये तो आपने बताया ही नहीं था। और वैसे भी बेसन कितना महंगा है। हद कर दी तुमने सोनिया,
हॉल में 56 इंच का टीवी लग गया तो पैसे नहीं लगे, तुमने आईफोन लिया तो पैसे नहीं लगे, और बेसन आ जाता तो हम सड़क पर आ जाते। ये सही है, नहीं बर्दाश्त होता ये रोज का ड्रामा मुझसे। नहीं खानी मुझे ये आटे की कड़ी। इतनी भी बुरी नहीं है कड़ी बेटा, खाना ही है, खाने को ऐसे नहीं बोलते, खा ले। मुझसे नहीं खाया जाएगा मम्मी, मैं दुकान जा रहा हूँ। मोहित अपनी दुकान के लिए निकलता ही है कि उसके ससुर जी आज फिर उसे टोक देते हैं। कहाँ है भाई साहब आप? पिछले 2 दिनों से आपके इंतज़ार में नज़रें जमाए बैठा हूँ, आप तो कन्नी काट कर भाग रहे हैं। नहीं नहीं पापा जी, ऐसे कैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, ग्राहक आजकल बहुत रहती है तो टाइम नहीं मिल पाता। एक आप है जिसे काम से फुर्सत नहीं मिल रही, एक हम है जो फुर्सत में ही रहते हैं। कस्टमर ही कहाँ आ रहे हैं आजकल। अब तो चक्की चलती है तो बस सोनिया को गेहूँ पीस कर देने के लिए। पता नहीं आज आटा दे भी पाऊँगा कि नहीं, चक्की ही नहीं चल रही। लगता है ख़राब हो गई है, बनने में ही 5-7 हज़ार लग जाएंगे। बैठे बिठाए तो आजकल ऐसे खर्च आ जाते हैं कि क्या बताऊं। आप चक्की ठीक करवा लीजिए, पैसे मैं दे देता हूँ पापा जी। ये लीजिए 10,000 रुपये, और ज़रूरत पड़े तो कह दीजिएगा। वैसे अपने साले साहब के लिए कुछ सोचा है बेटा जी आपने? अब उसे इस आटे की चक्की पे काम में लगाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सब क्या सोचेंगे, जीजा इतना बड़े कपड़े का व्यापारी है और साला चक्की चलाता है। मैं कोशिश करता हूँ पापा जी। कोशिश बोलने से नहीं होगा दामाद जी, ज़रा जोर डालिए। जी तो हमारा बेटा बाद में है, पहले आपका अपना साला है। नहीं है तो कह दीजिए। अरे बिल्कुल है अपना साला, वो मेरा साला ही तो है। 2-4 कंपनियों में मैंने बात की है पर बात जमी नहीं है। जीतू ने ग्रेजुएशन भी तो नहीं की है ना। आप तो बड़े व्यापारी है, कहीं और बात करने की ज़रूरत क्या है, अपनी दुकान में ही घुसा लीजिए। दुकान मेरी नहीं पापा की है। ऐसे में जीतू को दुकान में लगाना तो मुश्किल है पापा जी। मुश्किल तो बहुत कुछ है, पर दामाद जी रोज़ रोज़ फ्री में आटा भेजना भी मुश्किल है। अपनी बेटी दे दी आपको, वो भी मुश्किल था। कम रिश्ते आ रहे थे क्या हमारे पास? आप भी ना कभी कभी दिल तोड़ने वाली बात करते थे। इस तरह उत्तम अपनी बेटी को जो 1 किलो आटा देता था उससे 4 गुना अपने दामाद से वसूल भी कर लेता था और उसे 4 बातें सुना भी देता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। बहुत देर सोचने के बाद दिमाग लगाकर मनीषा अपनी बहू के पास जाकर उसे कहती है, रात को पनीर बटर मसाले की सब्जी और पराठे बना लेना बहू। जी मम्मी जी। ऐसी सब्जी बताई है जहां आटा इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी बहू। पर मनीषा ने जो सोचा भी नहीं था वो हो जाता है। सोनिया रसोई में जाकर आटे से पनीर बना लेती है और उसी से बना देती है पनीर बटर मसाले की सब्जी। रात को सभी को वही परोसा जाता है। खाना देखते ही मोहित टेबल से उठ खड़ा होता है। बस अब बहुत हुआ, तुम अब शॉपिंग पर नहीं जाओगी सोनिया। अब से राशन मैं ही लाऊंगा। न जाने क्या 420 कर रही हो तुम। पापा जी को भी अपने बिजनेस की पड़ी है, मना भी नहीं करते तुम्हें आटा ले जाने से। कितने एहसान फरामोश हो तुम। कभी तुमने अंदाजा भी लगाया है कि रसोई के खर्चे से इतने पैसे कैसे बच रहे? क्योंकि पापा आटा भेज रहे हैं, वो भी फ्री में। तुम लोगों की बचत हो रही थी, इसीलिए मैंने कभी ये बात सामने नहीं कहा। सभी के ताने सुनती रही और सब कुछ आटे से बनाती रही, पर तुमने तो आज हद ही पार कर दी है मोहित। और बात को बिगड़ता देख आज मनीषा कह उठती है, आज तक मैं चुप रही बहू, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बाप बेटे के बीच का रिश्ता खराब हो। पर आज कहती हूँ, तुझे जो आटा मुफ्त का लगता है ना, वो हमें 4 गुना महंगा पड़ता है, क्योंकि उस आटे के पैसे घुमा फिरा कर 4 गुना बढ़ाकर तुम्हारे पापा मोहित से वसूल करते हैं। क्या? हाँ सोनिया, मम्मी की बात सच है, और इस बारे में मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। वो तो एक दिन इत्तेफाक से जब पापा जी मुझे रोड पर खड़ा कर इस बारे में ताने दे रहे थे और मुझसे पैसे ले रहे थे, तो मम्मी ने सब कुछ देख लिया। तुम्हें दुख होगा ये सोचकर हमने ये बात छुपाई, पर अब आटा खा खाकर मैं परेशान हो चुका हूँ। अब इस आटे की चक्की को बंद करो यार। अपने पापा की होशियारी को सोनिया समझ जाती है और इस दिन के बाद से बेकार में आटे के साथ अलग अलग चीजें बनाना बंद कर देती है।